हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान स्टाम्प एक्ट। इससे पहले हम 38 सेक्शन तक कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन पढ़ेंगे 39 से। ये पूरा प्रोसीजर वाला पार्ट चल रहा है तो इजी है। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 39 से। सेक्शन 39 है इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड इन एडमिसिबल इन एविडेंस, यानी जो स्टाम्प नहीं किए गए हैं इंस्ट्रूमेंट, क्या वो एविडेंस में एडमिसिबल है या नहीं, यानी उनको साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसके बारे में सेक्शन 39 कहता है। तो जनरल रूल ये है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्यूली स्टाम्प्ड नहीं है उसका एविडेंस नहीं लिया जाएगा, वो इनएडमिसिबल है, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कोई भी पब्लिक ऑफिसर ना तो उस पर कोई कार्यवाही कर सकता है एक्ट अपॉन, ना ही उसे रजिस्टर कर पाएगा और ना ही उसे अथराइज्ड कर पाएगा, ये जनरल रूल कहता है। लेकिन एक इसमें रेमेडी दे रखी है प्रोवाइजो में कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें कुछ ड्यूटी मिसिंग है, यानी पूरा नहीं दिया हुआ, तो ऐसे में अगर उस डेफिशिएंसी को पे कर दिया जाता है विद पेनल्टी, तब वो एविडेंस में काम में लिया जा सकता है। और कितनी पेनल्टी होगी इसके बारे में नेक्स्ट, या तो होगी 2% पर मंथ या फिर 25%, जो भी ज़्यादा हो, विच एवर इज़ हाई। लेकिन जो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो कभी भी 2 टाइम्स मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, उस कमी के 2 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन दे रखा है क्रिमिनल कोड्स को लेकर, कि क्रिमिनल कोड्स में चैप्टर 9 और चैप्टर 10, इन दोनों चैप्टर के अलावा अगर डेफिशिएंसी में पे कर दिया जाता है तो वो एडमिसिबल होगा। सिर्फ इन 2 चैप्टर में एडमिसिबल नहीं है, उसमें अलग प्रोसीजर होगा। चैप्टर 9 जैसे मेंटेनेंस वाला। और एक इसमें पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो 2 और मोर देन लेटर से मिलके बना है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लेटर से मिलके बना है, तो किसी अगर एक लेटर को अगर स्टाम्प ड्यूटी उस पर दे दी जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस पूरे एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प ड्यूटी दे दी गई है। ओके, हमने सेक्शन 39 में ये पढ़ा कि कोई डॉक्यूमेंट अगर ड्यूली स्टाम्प नहीं है तो वो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है। लेकिन बाई चांस वो ड्यूली स्टाम्प नहीं है और सेक्शन 40 में उसे एडमिट कर लिया एज ए एविडेंस, तब आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते इस बात पर कि वो ड्यूली स्टाम्प नहीं था। ये बात करता है सेक्शन 40। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है सेक्शन 71 का। क्यों? क्योंकि 71 में दे रखा है रिवीजन और रिव्यू, कि उसका रिवीजन और रिव्यू तो किया जा सकता है, लेकिन इस बात पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि वो डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टाम्प्ड नहीं था। ये सेक्शन 40 बात करता है। सेक्शन 41 बात करता है एडमिशन ऑफ इम्प्रॉपर स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, अनुचित रूप से स्टाम्पित लिखतों का ग्रहण, यानी अमाउंट तो उसमें सफिशियंट दिया गया है लेकिन वो इम्प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। इम्प्रॉपर यानी मैनर वो सही यूज़ नहीं किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में रूल बनाने की जो पावर है वो है स्टेट गवर्नमेंट, वो रूल बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को है। और प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर, उस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना होगा कलेक्टर के पास में ड्यूटी चुकाने के बाद, और कलेक्टर सर्टिफिकेट देगा, उसको सर्टिफाई करेगा एक एंडोर्समेंट के द्वारा जिस पे ये लिखा होगा ये ड्यूली स्टाम्प्ड है। और उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल वो रिसीवेबल इन एविडेंस होगा। ये इंपॉर्टेंट है। डेट कौन सी मानी जाएगी? तो डेट वही मानी जाएगी जिस दिन उसको एग्जीक्यूट किया गया, यानी एग्जीक्यूशन वाली डेट मानी जाएगी, ना कि जिस दिन कलेक्टर ने अथराइज किया वो। अब है सेक्शन 42, इंस्ट्रूमेंट इम्पाउंडेड हाउ डील्ड विथ। ये सेक्शन जो है सीधा सेक्शन 37 से जुड़ा हुआ है। 37 में ये था डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड करना। इम्पाउंड करने के बाद क्या प्रोसीजर है वो दे रखा है सेक्शन 42 में। जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट इम्पाउंड हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो यदि वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो एडमिटेड इन एविडेंस में एडमिट किया जा सकता है, और सेक्शन 39 और 49 में उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी, पेनल्टी या डिफ़ॉल्ट जो भी हुआ वो पे कर दिया गया है, तब तो उसकी जो कॉपी है, ऑथेंटिकेटेड जो कॉपी है और सर्टिफिकेट है, वो कलेक्टर को भेज दिया जाएगा। अगर वो
दूसरे डॉक्यूमेंट है जिन्हें एविडेंस में नहीं लिया जा सकता, तो उनकी ओरिजिनल कॉपी भेजी जाएगी कलेक्टर को। और ऑथेंटिकेट कॉपी के मामले में अगर पार्टीज पे करती है तब ये कॉपी ओरिजिनल भी भेजी जा सकती है और कॉपी भी भेजी जा सकती है, उसमें ऐसे ही माना जाएगा कि वो ओरिजिनल कॉपी है। जैसे ही कलेक्टर के पास में ऑथेंटिकेट कॉपी या ओरिजिनल कॉपी आ जाती है तो विद इन 30 डेज, ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, विद इन 30 डेज कलेक्टर को उसे एंडोर्समेंट करना होगा। जो भी प्रोसीजर है कि वो ड्यूली स्टाम्प्ड है या नहीं, या वो इम्पाउंड रहेगी, जो भी प्रोसीजर होगा वो विद इन 30 डेज कलेक्टर को करना होगा। सेक्शन 43 बात करता है कलेक्टर्स पावर टू रिफंड पेनल्टी, कि कलेक्टर क्या आपने जो पेनल्टी दी है उसका रिफंड कर सकता है। तो सेक्शन 43 इसके बारे में बात करता है। केवल दो ही सिचुएशन ऐसी दे रखी है जब पेनल्टी को रिफंड किया जा सकता है। पहला तो सेक्शन 42 में जो ऑथेंटिकेट कॉपी थी उसको इम्पाउंड कर लिया, या फिर सेक्शन 13 और 14 के कारण टेक्निकल एरर की वजह से इम्पाउंड किया गया है या उसे कैंसिल कर दिया गया है। जैसे साइन नहीं किए या 2 पन्नों में लिखना था, एक ही पन्ने पे लिखा, इस तरह के, तब कलेक्टर के पास में ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो रिफंड वापस कर सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ पेनल्टी दी जाएगी, ना कि स्टाम्प ड्यूटी। सेक्शन 44 बात करता है कलेक्टर्स पावर टू स्टाम्प इंस्ट्रूमेंट इम्पाउंड, यानी इन जिन डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड किया गया है कलेक्टर की पावर है कि वो चाहे तो उन पे स्टाम्प ड्यूटी के लिए कह सकता है या पेनल्टी इम्पोज करता है। तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 37 और 42 में कलेक्टर के पास में आते हैं तो कलेक्टर क्या करेगा, अगर वो ड्यूली स्टाम्प्ड है पहले से और कोई एरर की वजह से हुआ है तो उसे अप्रूव कर सकता है, या अगर मान लीजिए ड्यूली स्टाम्प्ड नहीं है तो वो उस पर प्रॉपर ड्यूटी के लिए प्लस पेनल्टी के लिए कह सकता है। पेनल्टी वही होगी, या तो 2% पर मंथ या फिर 25%, जो भी मैक्सिमम होगी, लेकिन ट्वाइस नहीं होगी, पेनल्टी से ट्वाइस नहीं होगी। जैसे ही कलेक्टर ने अप्रूव्ड कर दिया वो एक कंक्लूसिव एविडेंस बन जाएगा, ठीक है। और एंडोर्समेंट करने के बाद में वो वापस से जिस भी ऑफिसर ने इम्पाउंड किया है उसको वापस भेज दिया जाएगा। ये इसका प्रोसीजर है। सेक्शन 45 बात करता है इंस्ट्रूमेंट्स अनड्यूली स्टाम्प्ड बाय एक्सीडेंट, यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से अनड्यूली स्टाम्प्ड रह गया, तब उस पर क्या होगा। तब वॉलेंट्री जो पक्षकार है जिसका भी डॉक्यूमेंट ऐसे रहा है अनड्यूली स्टाम्प्ड, वो ऑन मोशन कलेक्टर के पास में अपना प्रेजेंट कर सकता है। एग्जीक्यूशन के 1 साल के अंदर अंदर उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर कलेक्टर सेटिस्फाई हो जाता है कि अर्जेंट नेसेसिटी थी या कोई एक्सीडेंट्स की वजह से या मिस्टेक की वजह से वो नहीं कर पाया, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट में पे ड्यूटी स्टाम्प ड्यूटी पे करने के लिए परमिशन दे सकता है। और अगर एक बार एंडोर्स कर दिया तो वो यही माना जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट इज़ ड्यूली स्टाम्प्ड। सेक्शन 46 बात करता है एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच ड्यूटी इज पेड, जिस पे ड्यूटी पे कर दी गई है। यानी हमने ये देखा, मैं कलेक्टर के प्रोसीजर बता रहा है कि सेक्शन 39, 44 और 45 में स्टाम्प ड्यूटी पे कर दी गई है, पेनल्टी डिफ़ॉल्ट जो भी है पे कर दिया गया। तो अब उसका प्रोसीजर क्या होगा, अब कलेक्टर अगर सेटिस्फाई हो जाता है नेम से या रेजिडेंस से तो उनको अथराइज कर देगा, एंडोर्समेंट कर देगा। वो एक सर्टिफिकेट होगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि प्रॉपर जो भी ड्यूटी है वो लेविड कर ली गई है, उद्ग्रहित करनी गई है। अगर कोई पेनल्टी है तो वो सेटल कर ली गई है, प्रॉपर नाम होगा, रिकॉर्ड होगा, ऐसे करके एक एंडोर्समेंट कर देगा। उसका इफेक्ट क्या होगा, लीगल इफेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट एडमिसिबल इन एविडेंस होगा, उसको रजिस्टर करवाया जा सकता है, रजिस्टर्ड, और वो ऑथेंटिकेट भी करवाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।